नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लास में। दोस्तों आज हम 2019 का जो प्रवेश परीक्षा हेतु बीएड का पेपर हुआ था उसे हल करेंगे। उसमें जो सबसे पहले हल करेंगे वो हिंदी भाषा का पेपर हल करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द जो है वो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही आंसर होगा वह योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है, वर्ण वृत्त वर्णित छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं, तो इसमें 3 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 12, 14, 15, 16, तो 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, तो ये होगा शब्दालंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। तो सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार्य होता है। ठीक है। और शक्ति का उपासक शाक्त होता है। अगला है, जिसके पार दिखाई ना दे उसे कहते हैं अपादर्शक। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला उसे कहते हैं नास्तिक। अगला प्रश्न है, अवधि का संबंध है, तो अवधि का संबंध जो होगा वो होगा पूर्वी हिंदी से। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द जो होगा वो होगा इनमें से धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द जो होगा वो होगा खीर। अगला है, उच्चारण स्थान के आधार पर त, थ, द, ध, न व्यंजन है, तो ये व्यंजन जो होंगे वो होंगे दंत्य। अगला प्रश्न है, धोबी का स्त्रीलिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होगा। अगला प्रश्न है, निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वह उपसर्ग होगा निर। अगला प्रश्न है, यद्यपि प्रयुक्त संधि है, तो यह होगी यड़। अगला प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो वह होगा गैधन अक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की संख्या है, तो कारकों की संख्या होगी 8। अगला प्रश्न है, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वह अल्प विराम का किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं समास, शब्द शक्ति, वाक्य संधि, तो उसे कहते हैं संधि। अगला प्रश्न है, यशोगान शब्द की रचना हुई थी, तो वह विसर्ग संधि के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान कौन था, तो वह था वीर। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, सरकारी पत्र की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है, तो वह होगी 6। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्यिक वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है, कथन है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, ऐस्तारदार ललित नृत्योर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है, तो गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया, तो वह है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पउम चरु नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, तो वह होंगे स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि थे, तो वह थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो यह होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, मलयालम किस प्रांत की भाषा है, तो वह केरल की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है, तो वह केशव दास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई, किस पंक्ति का है, तो यह कबीर दास का होगा। ठीक है। किसका होगा? कबीर दास का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है, तो वह भक्ति काल होगा।
अगला प्रश्न है रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है, तो वह पद्मावत होगा। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, तो वह था माधवाचार्य। अगला प्रश्न है सूरदास की भक्ति का स्वरूप है, तो वह सांख्य भाव की भक्ति होगा। अगला है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वह स्वामी हरिदास थे। अगला है सूफी प्रामाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, तो वह मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता के रचयिता हैं, तो वह होंगे इसके रचयिता होंगे मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो यह रसों के जो राजा होते हैं उनका नाम है श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कनक कनक तय 100 गुनी माद कथा अधिकाए खा खाए बौराए जग पाए बौराए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये ली गई हैं यमक अलंकार से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है, तो वह होगा व्यतिरेक। अगला प्रश्न है रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न सवार धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तो इसका सही आंसर होगा रौद्र। अगला प्रश्न होगा कामायनी की नायिका हैं, तो जो कामायनी है कामायनी की नायिका श्रद्धा होंगी। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे, तो वह हंस के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा की लिपि है, तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, तो वह आंध्र प्रदेश ऐसा है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती, वह हिंदी भाषी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हिंदी भाषी नहीं है, तो वह आंध्र प्रदेश नहीं है। जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ पर हिंदी भाषी नहीं है वह प्रदेश है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है लोकायतन महाकाव्य के रचयिता हैं, तो यह सुमित्रानंदन पंत होंगे। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो वह थे बामन। ठीक है, कौन थे? बामन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है, तो वह होंगे सूफी मत। ठीक है, कौन होंगे? सूफी मत। अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, तो वह श्रीलाल शुक्ल होंगे। ठीक है, कौन होंगे? श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, तो इनमें से धर्मवीर भारती जो है वह नहीं है और बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं, तो वह मुंशी प्रेमचंद होंगे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि हैं, तो वह एक निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञानमार्गी काव्यधारा का कवि नहीं है, तो वह सूरदास नहीं होगा। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए को सूल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु। ठीक, कौन होंगे? भारतेंदु। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने करी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो वह तमिल होगी। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो इनमें से मुख्य सरोवर के हंस ये नहीं है, बाकी गोदान सेवा सदन रंगभूमि ये तीनों मुंशी प्रेमचंद के ही हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 64 से 68 तक के शब्द का सही अर्थ चयनित कीजिए, तो जैसे गोधुली तो गायों का निवास स्थान, गोपथ संध्या और रात के बीच का समय, धूल से भरा हुआ, तो इसका सही आंसर होगा संध्या और रात के बीच का समय। अगला प्रश्न है अगोचर आगे चलने वाला जो आंखों से दिखाई ना दे, दृष्टिहीन विचरण, तो इसका सही आंसर होगा जो आंखों से दिखाई ना दे। अगला प्रश्न है व्याकरण, तो व्याकरण का सही आंसर होगा व्याकरण जानने वाला। अगला प्रश्न है आलोच्य, तो आलोच्य का सही होगा जिसकी आलोचना हो रही है।
ठीक है। और अगला प्रश्न है अधिनायकवाद, तो इसका सही आंसर होगा एक व्यक्ति की शासन सत्ता। अगला प्रश्न है 69 व 70 में दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला है जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ कैसे जाए गंगू तेली, जहाँ भोज के सामने क्या बेचेगा गंगूबा तेली। तो सबसे सही आंसर होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 71 से 75 तक दी गई लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए और विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तेते पाँव पसारिए जेती लावी शोर, तो इसका सही आंसर होगा सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नंगा क्या नहाएगा क्या नचोड़ेगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक बार धोखा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। अगला प्रश्न है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो इसका सही आंसर होगा जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग रचना। अगला प्रश्न है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो इसका सही आंसर होगा दुर्दशा या बर्बाद हो जाने पर भी अकड़ नहीं गई। अगला प्रश्न है 76 से 80 में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। घी के चिराग जलना, तो इसका सही आंसर होगा खुशी मनाना। 9 2 11 होना, भाग जाना, पाँव भारी होना, तो इसका सही आंसर होगा गर्भवती होना। लोहे के चने जमाना, अत्यंत कठिन काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न होगा पैरों तले जमीन खिसकना, तो इसका सही आंसर होगा हक्का बक्का रह जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो वांड में सबसे पहला आंसर होगा इस जो ऑप्शन ए है यही। अगला प्रश्न है सुरपति का अर्थ है, तो इंद्र। अगला प्रश्न है चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है, तो वह चालाक। अगला प्रश्न है यथास्थान में समास है, वह होगा अविभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, तो वह होगा अभिजात। ठीक है, अगला प्रश्न है गणिका का पर्यायवाची है, तो वह होगा वैश्या। अगला प्रश्न है भवितव्य का पर्यायवाची है, तो वह होगा नियति। अगला प्रश्न है यामिनी का पर्यायवाची है, तो वह होगा निशा। अगला प्रश्न है जागृति का विलोम है, तो वह होगी सुषुप्ति। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम है। ठीक है, तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है उदात का विलोम है, तो वह होगा अनुदात। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में छात्रा ज्ञासरा क्या है, तो यह संयुक्त व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न है चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक हैं, तो वह छंद के होंगे। ठीक है, किसके होंगे छंद के। अगला प्रश्न है 96 से 100 में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो ये होगा 96 का अंतर विरोध। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिनिध्यान 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 परिनिध्यान, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिनिधायन। ठीक है, तो आंसर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक प्राकृतिहासिक प्राकृतिहासिक प्रगैतिहासिक, तो इसका सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, तो ये होगा ऑप्शन सी आशीर्वाद सही। अगला प्रश्न है अतिक्रमण 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 अतिक्रमण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अतिक्रमण। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो यह पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन वैली है, यह बेंगलुरु में है। ब्राह्मोस है एक प्रक्षेपात्र। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं HL दत्तू। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है? तो यह है फ्रांस। अगला प्रश्न है, 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं? तो यह है ब्राज़ील से। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो ये सेरीकल्चर कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, दृष्टि से 2025 का संबंध है? तो ये औद्योगिक विकास से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो वह थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राइडर कप किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के लोगो है, मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है? तो वह है शेर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये 12 किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो वह प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? तो यह यकृत होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो यह कमलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया? तो हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो यह कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, लुप्त क्रम ज्ञात कीजिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति का जन्मदिन 2010 में शनिवार को होता है तो 2011 में सप्ताह के किस दिन उसका जन्मदिन पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में GST लागू किया गया? तो यह 1 जुलाई 2017 को किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया? तो यह 2007 में किया गया। अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित चैनल से जुड़े हैं? तो ये इंडिया टीवी से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह 1947 में की गई। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का रिक्त समय से अधिक नहीं हो सकता, 6 माह से अधिक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित भाषा में लिखे गए? तो वह पाली भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 + 1 मतलब 25 है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना हुई? तो भारत में 1872 में प्रथम जनगणना हुई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज प्रदान किया गया? तो ये 1997 को किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी सौरभ घोषाल संबंधित है? तो वह स्क्वैश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का स्थान प्रस्तावित है? तो वह कतर में है। अगला प्रश्न है, सिनसिनाटी शहर स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष में हुई? तो वह 1930 में हुई। अगला प्रश्न है, शेखर सी मांडे के डायरेक्टर जनरल हैं? तो यह हैं CSIR। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कपास मिल स्थापित की गई? तो यह मुंबई में की गई। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब के लेखक हैं? तो यह हैं पॉल R एहरलिख। ठीक है, कौन है? पॉल ऑफ एहरलिख। अगला प्रश्न है, नदिया मुराद को वर्ष 2018 में पुरस्कार से नवाजा गया?
तो इस नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है आमार कथा 1913 शीर्षक आत्मकथा के लेखक हैं विनोदनी दासी। अगला प्रश्न है कथा सत्य सागर द्वारा रचित है सोमदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। अगला प्रश्न है IISc अवस्थित है, तो यह बेंगलुरु में अवस्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो वे विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा, तो यह 70वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन होगा। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद है, तो वह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है भारत की न्यायिक अकादमी है, तो वह है भोपाल में। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय है, तो वह होगा जेनेवा में। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, तो वे हैं J. मेंडल। अगला प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे किसने कहा था, तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये सुनील अरोड़ा हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह यकृत है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL स्थित है, तो यह कोटद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का 26वां राज्य है, तो वह छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो यह ज्योतिर्लिंग जो होंगे वो होंगे 1। अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में स्थित है, तो यह नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्तमान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सिंह रावत हैं। अगला प्रश्न है सारनाथ किस प्रदेश में है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा है, तो वह संस्कृत होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो ये रुद्रनाथ है। अगला प्रश्न है 1841 में नैनीताल की खोज किसने की, P. बैरन ने की थी। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड स्थित है, तो यह काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पुराणों में उत्तराखंड को जाना जाता था, तो यह केदारखंड के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला प्रश्न है आइए दोस्तों अब हल करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि बहुत ही अनिवार्य प्रश्न उत्तर होता है ये। ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो हम स्वसंतुष्टि महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो वह दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी, उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी होंगे। अगला प्रश्न है यदि आप प्रधानाचार्य हैं और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर शिक्षक तैयार किए हुए नोट्स को पढ़ता है, उसके अच्छे नोट्स की तैयारी करता है, विद्यार्थियों को चर्चा व विमर्श में व्यस्त करता है, या फिर प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, तो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आत्मानुभूति शिक्षक को बचाने में सहायक
सहायता करती है। पक्षपात से, रूढ़िवादिता से, अपशब्दों से, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, अध्ययन में विद्यार्थी की सहायता करना, विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करना, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखने में बड़ा बाधक है। फेल होने का डर, आलोचना का डर, मूर्खतापूर्ण जवाब का डर, उपर्युक्त सभी। तो ये है उपर्युक्त। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। तो वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यह एक समर्पित व्यवसाय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है। तो वह विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी शिक्षण की जिस विधि से संभव है वह है। तो वह वाद विवाद विधि है। ठीक है, कौन सी है? वाद विवाद विधि। अगला प्रश्न है, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे? देश के किसी भी स्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो कि बालक की आवश्यकता अनुसार बनाया गया हो, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया हो, बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया हो, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी होंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों में स्वाध्ययन का विकास कैसे विकसित किया जा सकता है? स्वाध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना, छात्रों की रुचि के अनुसार पात्र सामग्री देना, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था रखना, या उपर्युक्त सभी। तो ये होंगे उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे अपने व्यक्तिगत कार्य को, बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं के लिए प्रेरित करेंगे, शिक्षण अधिगम को, विद्यालय स्वच्छता को। तो हम शिक्षण अधिगम को देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो वह नवीन शिक्षण विधियाँ होंगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण की। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपात पर है। उपर्युक्त कथन पर आपकी क्या राय है? तो कथन पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आप परीक्षा में कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजीकृत करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? यह शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा प्रयास है, विद्यार्थी के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है, इससे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। अगला प्रश्न है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, इस व्यवसाय में अच्छा वेतन है, अन्य व्यवसाय कम छुट्टियाँ हैं, शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। तो ये होगा, शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कार्य है विद्यार्थी को पढ़ाना, सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन है, प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा, विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा, उच्च वेतन, समाज द्वारा प्रशंसा। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है। तो विद्यालय में जो अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण है वह है शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए बहुमुखी, अंतर्मुखी, सामाजिक, व्यवसाय के साथ जीवनोपयोगी। तो व्यवसाय के साथ जीवनोपयोगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो शिक्षक की प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण, ये सबसे ज़्यादा सराहनीय होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है, शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। तो ये चारों जो हैं, तीनों जो हैं वो ठीक हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है। शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। तो यह उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो यह शिक्षा ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है? तो शिक्षण अभियोग्यता से शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्य रखना होगा। जो सभी वांछित योग्यताएं जो है वो रखनी होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो उद्देश्यहीन शिक्षा, यही कारण होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का नेतृत्व होना चाहिए? तो शिक्षा का नेतृत्व लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो यह 2010 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को धनोपार्जन के लिए समर्थ बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है? तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूंगा? पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में। उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है आज्ञा पालन की, योग्यता और ज्ञान की, समर्पण एवं निष्ठा की। उपर्युक्त सभी। तो ये आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे और विद्यार्थी की सहायता करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? सराहना। अगला प्रश्न है, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार की। ए बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए? तो यह आवश्यक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में खड़े होने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा में बाहर जाने के लिए कहेंगे, चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे या अपने शिक्षक को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए? तो यह है एक मित्र की तरह मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो माता पिता, विद्यालय, समाज। उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोध अपेक्षित नहीं है? तो ये गृह कार्य का है। ठीक है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ, अगली सीरीज़ के साथ। रोज़ाना एक सीरीज़ डालूंगी मैं। दोस्तों जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत